नमस्कार। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर वैज्ञानिक जांचकर्ताओं यानी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स की भूमिका निभाने वाले हैं। हमारा मिशन क्या है? इस भौतिक दुनिया के कुछ सबसे गहरे और रहस्यमयी नियमों को उजागर करना। तो चलिए अपनी एनर्जी को बिल्कुल हाई रखते हैं और इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे कि हमारे आसपास की चीजें आखिर काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा रोजमर्रा की इस आम सी पहेली पर गौर कीजिए। रेत का तो हम एक बड़ा सा पहाड़ या ढेर लगा सकते हैं, राइट? लेकिन क्या कभी पानी या किसी भी लिक्विड का ढेर लगाना मुमकिन हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में तो बहुत ही बेसिक लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत ही गहरा नियम काम कर रहा है। इसी से जुड़ा एक और बड़ा ही दिलचस्प सवाल है हवा, जिसे हम देख तक नहीं सकते, जो पूरी तरह से अदृश्य है। जब उसे एक गुब्बारे में भर दिया जाता है तो वह उस फूले हुए गुब्बारे का वजन कैसे बढ़ा देती है? मतलब कैसे एक अदृश्य चीज का अपना एक मापने योग्य भौतिक प्रभाव हो सकता है? इन्हीं मजेदार सवालों के जवाब आज हमें मिलकर खोजने हैं। भाग 1, चट्टानों से कणों तक। आइए देखते हैं कि कैसे विशालकाय चीजें टूटकर छोटे कणों में बदल जाती हैं। नदी के किनारे खेल रहे इन बच्चों को देखिए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि खेलते समय जो कंकड़, पत्थर और रेत के ढेर सारे कण हम इकट्ठा करते हैं, वो आखिर आते कहाँ से हैं? इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? असल में ये प्राकृतिक रूप से चलने वाली एक बहुत ही क्रमिक प्रक्रिया है। सबसे पहले अपरदन या कटाव की वजह से पहाड़ों की विशाल चट्टानें धीरे धीरे टूटती हैं। फिर इन पहाड़ों से बहने वाली नदियां चट्टानों के इन टूटे हुए टुकड़ों को अपने साथ बहा ले जाती हैं। जैसे जैसे नदियां आगे बढ़ती हैं, ये टुकड़े आपस में टकरा टकरा कर और छोटे होते जाते हैं। कंकड़, पत्थर और अंततः रेत और मिट्टी के बिल्कुल महीन कणों के रूप में। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये महीन कण ही किसी विशाल चट्टान की सबसे छोटी इकाई हैं, या फिर रेत और मिट्टी के इन कणों को और भी अधिक छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए चलिए एक बड़ा ही दिलचस्प वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। भाग 2, चॉक का सूक्ष्म परीक्षण। चलिए अब एक आम सी चीज के जरिए भौतिक विघटन की सीमा को परखते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक पूरा चॉक का टुकड़ा है। अब अगर हम इसे बीच से तोड़ दें और फिर उन टुकड़ों को भी तब तक तोड़ते रहें जब तक कि हाथों से उन्हें और छोटा करना नामुमकिन न हो जाए, तो क्या होगा? जाहिर है, हाथों से तोड़ने की अपनी एक सीमा होती है। लेकिन अगर हम एक ओखली और मूसल का इस्तेमाल करें तो उन छोटे टुकड़ों को पीसकर एक बहुत ही महीन पाउडर में बदला जा सकता है। यहाँ यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यह सिर्फ एक भौतिक या फिजिकल बदलाव है, कोई रासायनिक बदलाव नहीं। चॉक बस बहुत छोटे आकार में बदल गया है, लेकिन वो अभी भी मूल रूप से चॉक ही है। और ये प्रयोग बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास या सूक्ष्मदर्शी से इस महीन पाउडर को और करीब से देखें तो अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी जहां इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकेगा। बस यही वे मूल निर्माण इकाइयां हैं जिनसे ये चॉक बना था। विज्ञान की भाषा में इन मूल इकाइयों को घटक कण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहा जाता है। ये वे बुनियादी और सूक्ष्म इकाइयां हैं जिनसे किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है, चाहे वो चॉक का एक छोटा सा टुकड़ा हो या फिर हिमालय जैसे विशाल पर्वत की चट्टानें। सब कुछ इन्हीं अदृश्य घटक कणों की एक बहुत बड़ी संख्या से मिलकर बना है। भाग 3, गायब चीनी का रहस्य। अब देखते हैं कि जब ये घटक कण आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। फर्ज कीजिए कि कांच के एक गिलास में पानी भरा है और उसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाल दी। अब जब इस पानी को चम्मच से हिलाया जाता है तो धीरे धीरे चीनी पूरी तरह से उसमें घुल जाती है। देखते ही देखते चीनी के दाने हमारी नजरों के सामने से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ये किसी जादू के खेल जैसा लगता है ना? अगर उस पानी को चखा जाए तो वो पूरी तरह से मीठा लगेगा। चीनी का स्वाद पानी के हर एक घूंट में मौजूद है, लेकिन चीनी का एक भी कण हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आखिर वो चीनी गई कहाँ? अब यहाँ जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि जो चीनी गायब हो गई थी वो असल में पानी के कणों के बीच जाकर छिप गई है। पानी के कणों के बीच कुछ खाली जगहें होती हैं जिन्हें अंतरा आणविक स्थान या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। जब चीनी पानी में घुलती है तो उसके दाने लाखों सूक्ष्म घटक कणों में टूट जाते हैं और ये कण पानी के कणों के बीच मौजूद इन्हीं खाली स्थानों में जाकर फिट हो जाते हैं। इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देते।
भाग 4 अंतरा आणविक स्थान और बल। चलिए इस पहेली के आखिरी हिस्से को समझते हैं कि ये सब आपस में जुड़े कैसे रहते हैं। इन कणों के बीच एक अदृश्य गोंद काम करता है जिसे अंतरा आणविक आकर्षण बल कहा जाता है। किसी भी पदार्थ के घटक कण आपस में इसी बल के द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर चौक के ठोस टुकड़े में जो घटक कण हैं वे इसी आकर्षण बल की वजह से एक दूसरे से बहुत मजबूती से चिपके रहते हैं, जिससे उसे एक ठोस आकार मिलता है। तो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था पूरी तरह से इन बलों की ताकत और कणों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। कणों के बीच की दूरी में अगर थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाए तो ये आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है। याद है हमने शुरुआत में रेत और पानी के ढेर की बात की थी। हम रेत का ढेर लगा सकते हैं क्योंकि वो ठोस है और उसके कण मजबूती से बंधे हैं, लेकिन पानी का ढेर नहीं लगा सकते क्योंकि उसके कणों के बीच बल कम है और दूरी ज्यादा है। यही चीज तय करती है कि कोई वस्तु ठोस होगी, द्रव होगी या गैस। खैर, इन सब चीजों के बारे में सोचना कोई आज की बात नहीं है। स्रोत सामग्री में दी गई ये ऐतिहासिक जानकारी हमें बताती है कि प्राचीन काल से ही लोग इस विषय पर विचार करते आ रहे हैं कि वस्तुओं को किस सीमा तक तोड़ा जा सकता है और इस सृष्टि के सभी पदार्थों का निर्माण आखिर किस चीज से हुआ है। हमारी सदियों पुरानी यही इंसानी जिज्ञासा ही आज के इस आधुनिक विज्ञान का आधार है। इस नई जानकारी के साथ हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का समापन करने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले जरा अपने आसपास रखी चीजों को देखिए। आपकी मेज, कुर्सी या यहां तक कि वो स्क्रीन जिस पर आप ये देख रहे हैं। ये सोचना कितना रोमांचक है कि उन रोजमर्रा की चीजों के ठीक भीतर एक पूरा का पूरा सूक्ष्म ब्रह्मांड बसा हुआ है। जरा सोचिए वे कौन से अदृश्य बल हैं जो ठीक इस पल इन सभी चीजों को एक साथ थामे हुए हैं। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।